नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जिंदगी रंग बदलती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। तब हम ईश्वर से शिकायत करते हैं। फिर वही ईश्वर हमें इतना कुछ दे देता है कि उन्हें समेटने के लिए हमारा दामन कम पड़ जाता है। दीपा से मेरा परिचय 7वीं कक्षा में हुआ था। वो वनस्थली में नई नई आई थी और मैं 1 साल पुरानी। एक दिन जब हॉस्टल में लड़कियां उसे परेशान कर रही थीं, तो मैंने उसका पक्ष लिया और तभी से हमारे बीच मित्रता हो गई। साथ स्कूल जाने और एक साथ खाना खाते वक्त कब हमारी दोस्ती गहरी हो गई हमें पता ही नहीं चला। 8वीं कक्षा में तो प्रिंसिपल सर से विनती करके मैंने उसे अपने सेक्शन में ही बुला लिया था। अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद से न जाने क्यों उसका पढ़ाई से मन उचट सा होने लगा। अक्सर मुझसे पापा मम्मी और बड़ी बहन नीता दीदी की बातें करती। खासकर जब घर से चिट्ठी आती तो उसका मन घर जाने को बेचैन हो उठता। मैं उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन घर की लाडली थी, माता पिता की याद आना तो स्वाभाविक ही था। इसलिए वार्षिक परीक्षा के बाद जो अपने घर गई तो फिर वापस नहीं आई। लखनऊ शहर के उसी स्कूल में उसने भी दाखिला ले लिया जहां उसकी नीता दीदी पढ़ती थी। पत्र लिखकर वह अपने नए स्कूल और नई सहेलियों की पूरी रिपोर्ट देती और मैं उसे वनस्थली के बारे में अपडेट करती रहती। 10वीं कक्षा के प्री बोर्ड की परीक्षा के बाद उसने लिखा कि वह टेक्सटाइल फील्ड में जाना चाहती है, इसलिए वापस वनस्थली आकर पीयूसी में एडमिशन लेगी। उन दिनों वनस्थली में इंटर नहीं होता था, 11वीं के बाद ही बीए में एडमिशन हो जाता था। पीयूसी 11वीं कक्षा का ही रिप्लेसमेंट था। हम फिर से एक साथ में स्कूल में और वह कॉलेज में। अब हमें पत्र नहीं लिखना होता था। छुट्टी के दिन कभी मैं उसके पास चली जाती थी तो कभी वह मेरे पास आ जाती थी। 11वीं की परीक्षा खत्म होते ही मैं भी कॉलेज में आ गई। 3 विषयों में टेक्सटाइल विषय ही हम दोनों में कॉमन था। उसी पीरियड में हम एक साथ रहते थे। बीए की डिग्री मिलने के बाद मैंने एमए में एडमिशन ले लिया और उसने 1 वर्षीय टेक्सटाइल डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर लिया। प्रिंटिंग, वीविंग और डिजाइनिंग में दक्षता हासिल होते ही वह अपने घर रवाना हो गई और मैं अपना फाइनल ईयर पूरा करने लगी। पत्रों के माध्यम से वह अपने जीवन की हर गतिविधि का पूरा ब्यौरा देती रहती थी। एक पत्र में उसने लिखा था कि उसकी नीता दीदी का विवाह हो गया है। दूसरे पत्र में लिखा कि अपना वर्कशॉप खोलने का प्लान कर रही है। एक पत्र में लिखा कि वह कार चलाना सीख रही है और कुछ दिनों में उसे लर्निंग लाइसेंस भी मिल जाएगा। 6 महीने के बाद उसने एक पत्र में लिखा कि उसकी हैंड प्रिंटिंग वर्कशॉप की खोलने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 2 दिनों के लिए वह अपनी नानी से मिलने जा रही है। वहां से आते ही अपने वर्कशॉप का उद्घाटन कर देगी। उसका सपना पूरा हो रहा है, यह सोचकर मैं बहुत खुश थी। उस पत्र के बाद करीब 1.5 माह तक उसका कोई पत्र नहीं आया। मैं बहुत चिंतित थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मन कई आशंकाओं से घिरने लगा था। फिर एक दिन सुमित्रा जीजी, हमारी वार्डन, ने अपने कमरे में बुलाकर कहा कि तुम्हारी सहेली दीपा का एक्सीडेंट हो गया है, और उसका कहकर उन्होंने एक चिट्ठी मेरे हाथ में दे दी। पत्र अंकल दीपा के पापा ने लिखा था। उन्होंने लिखा कि जब वे तीनों कार से नानी जी से मिलने जा रहे थे तब दीपा ने ड्राइविंग करने की जिद की। वह सावधानी पूर्वक ही ड्राइव कर रही थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तेजी से आती हुई एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दिया, जिससे दीपा कार से बाहर गिर पड़ी और उसका दाहिना हाथ पहिए के नीचे आकर दब गया। हम दोनों भी बेहोश हो गए थे। आसपास के लोगों ने हमें हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मुझे और तुम्हारी आंटी को तो थोड़ी ही देर में होश आ गया था, लेकिन दीपा की हालत गंभीर थी। उसका ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन पहिए के नीचे दबे रहने के कारण उसके दाहिने हाथ में संक्रमण हो गया, जिसके कारण हमें उसे काटना पड़ा। हे भगवान, मेरी सहेली के साथ ये क्या हुआ। मैं वहीं बैठी रोने लगी। वार्डन जी ने मुझे चुप कराया। मैं कमरे में आकर पत्र आगे पढ़ने लगी। अंकल लिखते हैं,
कि हॉस्पिटल से घर आने पर दीपा बहुत गुमसुम रहने लगी है। अपना काम स्वयं करने का प्रयास करती रहती है, लेकिन हाथ खोने और सपना पूरा न होने का दुख उसे अंदर से खाए जा रहा है। बेटा, अगर तुम उसे पत्र लिखकर उसकी निराशा कम कर सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने तुरंत दीपा को पत्र लिखा कि खोना पाना तो जीवन की रीत है, और फिर संघर्ष बिना जीवन में आनंद भी तो नहीं आता है। तुमने तो हेलेन केलर के बारे में पढ़ा ही है। रविंद्र जैन जी ने कैसे अपने जन्मांध होने की कमी को पूरा किया है, ये भी तुम जानती हो। फिर तुमने कैसे हार मान ली? मैथिली शरण गुप्त जी, लाइनें तो तुम्हें याद हैं ना? कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। यह समय तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। तुम्हें तो अभी बहुत कुछ करना है। अपना सहारा आप बनकर औरों को जीवन में खुशियाँ भरना है। रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सवेरा अवश्य होता है, इतना याद रखना। हाँ, अब तुम रोज मुझे एक पत्र लिखोगी। उसने तुरंत जवाब दिया। उसके आड़े तिरछे अक्षरों से लेके अधूरे वाक्यों को मैं वैसे ही समझ गई जैसे कि एक माँ अपने शिशु की भाषा समझ लेती है। लिखते रहने से उसका अपने बाएं हाथ पर नियंत्रण बढ़ने लगा, और अब वह कुछ डिजाइन भी बनाकर मुझे भेजने लगी। कुछ दिनों बाद अंकल का पत्र आया। उन्होंने लिखा कि दीपा ने अपना वर्कशॉप शुरू कर दिया है। अभी 2-3 स्टाफ ही हैं, पर अखबारों में इश्तिहार दे दिया है। तुम्हारी आंटी भी अब दीपा के वर्कशॉप में दिलचस्पी लेने लगी हैं। परीक्षाएं समाप्त होने पर लखनऊ आना, दीपा को खुशी होगी। दीपा फिर से जिंदगी की तरफ रुख करने लगी है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी? जी, मैं आया कि अभी उड़कर उसके पास चली जाऊं। एमए फाइनल की परीक्षाएं समाप्त होते ही मैं लखनऊ उसके घर पहुंच गई। उसके घर के बाहर संबल क्रिएशन लिखा बोर्ड देखा तो मेरी आंखें खुशी से छलक पड़ी। घर के बड़े हॉल में 2 लड़कियां बैठी कपड़े पर वैक्स की कोटिंग कर रही थी, और एक लड़का कपड़े को धागे से बांधकर बांधनी का काम कर रहा था। उनके बीच बैठी दीपा अपने हाथ से डिजाइन बना रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर वह दौड़ी आई, और गले मिलते ही हम दोनों की आंखों से अविरल जलधारा बह निकली। कुछ महीनों पहले हुई दुर्घटना के काले बादल अब छट चुके थे। खुशियों की नई नवेली किरणें से उसका चेहरा दमक उठा था। उसने अपनी हिम्मत और हौसले से जीवन में आए अंधकार को मात दे दिया था, और अब अपने जैसे लोगों में नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। आंटी ने बताया कि काम करने वाले तीनों लोग भी किसी न किसी तरह के हादसे से शिकार हुए हैं। दीपा उन्हीं लोगों को काम देना चाहती थी जिन्हें समाज अपंग, अपाहिज कहकर दुत्कार देता है। एक दिन बाद मैं अपने घर आ गई। मेरी शादी हो गई और मैं अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई, लेकिन हमारे बीच पत्रों का सिलसिला चलता रहा। उसके बनाए गए कपड़ों की डिमांड बढ़ने लगी। उसका वर्कशॉप कॉटेज इंडस्ट्री में तब्दील हो गया था। अंकल ने 2 साल पूर्व ही वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले ली और पूरी तरह से दीपा के काम की कमान संभाल ली। मेरा दूसरे बेटे के जन्म पर उसने बताया कि अब वह बुनाई केंद्र का भी संचालन कर रही है। हथकरघों से बने कालीन, छोटे बड़े गलीचों और साड़ियों के ऑर्डर उसे दूसरे राज्यों से भी मिल रहे हैं। समय बीतता गया, मेरे बच्चे बड़े हो गए और उसने भी एक मुकाम हासिल कर लिया था। कुछ वर्ष पहले उसे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बेस्ट महिला उद्यमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तब मैं उसे बधाई देने गई थी। उम्र के 47वें पड़ाव में भी उसके हौसले में कोई कमी नहीं आई थी। बालों में सफ़ेदी आ गई थी, लेकिन आत्मविश्वास दुगना हो गया था। एक दुर्घटना से बेशक उसकी ज़िंदगी में कुछ समय के लिए अंधेरा छा गया था, लेकिन फिर खुशियों के उजाले भी आए, जिसने उसके साथ कई अन्य जिंदगियों को भी
जीने का हौसला दिया। किसी ने ठीक ही कहा है कि दुख में इंसान अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान पाता है। इसीलिए जीवन में कभी कठिनाई आए तो धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि मौसम की तरह जिंदगी भी रंग बदलती है और हर रंग का एक अलग ही आनंद होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपना कीमती समय देकर इस स्टोरी को पढ़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।